द्रौपदी मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे कई मायनों में बेहद अहम हैं। चुनाव नतीजों में समूचे विपक्ष के लिए संदेश छिपे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए तो खतरे की घंटी जैसा है। इस चुनाव में यशवंत सिन्हा के लिए विपक्षी दलों को लामबंद करना तो दूर, कांग्रेस अपने घर तक को एकजुट नहीं रख पाई। कई राज्यों में कांग्रेस विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर पार्टी के अरमानों को पलीता लगा दिया। वैसे भी विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की हार पहले से ही तय मानी जा रही थी, लेकिन उन्हें इतनी बड़ी हार नसीब होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को कुल 6,76,803 वोट और यशवंत सिन्हा को कुल 3,80,177 वोट मिले। आखिरी राउंड की गिनती के बाद मुर्मू के 64.03% मतों के साथ चुनाव जीतने का आधिकारिक ऐलान किया गया। उस वक्त सिर्फ यशवंत सिन्हा के रायसीना हिल्स जाने के अरमानों पर ही पानी नहीं फिरा था, बल्कि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष की रणनीति पर भी सवाल उठे थे। जाहिर है, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का बड़ा असर आने वाले दिनों में देश की सियासत में देखने को मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वैसे तो हर राज्य में क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन सबसे ज्यादा असम में हुई। यहाँ करीब 25 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 16, महाराष्ट्र में 16, उत्तर प्रदेश में 12, गुजरात में 10, झारखंड में 10, बिहार में 6, छत्तीसगढ़ में 6, राजस्थान में 5, मेघालय में 7, गोवा में 4, हिमाचल प्रदेश में 2 और अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा में एक विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। यहाँ तक कि 17 विपक्षी सांसदों ने भी सिन्हा के खिलाफ वोट किया। आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में तो यशवंत सिन्हा का खाता भी नहीं खुला। बता दें, कांग्रेस ने राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बनाने का जिम्मा अपने सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को दिया था। कांग्रेस यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी नजर तो आई, लेकिन वो अपने ही विधायकों के वोट उन्हें नहीं दिला पाई। तमाम राज्यों में कांग्रेस के विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। उड़ीसा के कांग्रेस विधायक मोहम्मद मोकीम ने बाकायदा मुर्मू को वोट देने का दावा किया। असम से AIUDF के विधायक करीमुद्दीन बार भुइया के दावों की माने तो प्रदेश के करीब 20 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जाहिर है, अगर वाकई में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो निश्चित तौर पर पार्टी के लिए बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस और झारखंड में कांग्रेस के सहयोगी भी एनडीए के साथ खड़े नजर आए। कुल मिलाकर कांग्रेस इस चुनाव के जरिए कोई सियासी संदेश देने में भी नाकाम रही, उल्टे उसे सियासी नुकसान उठाना पड़ गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस को यशवंत सिन्हा को समर्थन करने का खामियाजा आने वाले दिनों में भुगतना पड़ सकता है। इस चुनाव से साफ हो गया है कि कांग्रेस का अपने विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायक पार्टी आला कमान की बजाय अपनी मन की सुनते हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी में कोई और पाला बदल का खेल हो जाए तो उसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में भी इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ये क्रॉस वोटिंग कांग्रेस के लिए कहीं से भी शुभ नहीं है। इससे कांग्रेस के विपक्ष के नेतृत्व करने के अरमानों पर भी पानी फिरेगा। टीएमसी पहले ही कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करने से इनकार कर चुकी है। इस फहरिस्त में कुछ और दल शामिल हो सकते हैं। रायसीना की रेस शुरू होने से पहले ही विपक्ष के हाथ से बाजी खिसकती नजर आई। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर एनडीए ने जैसे ही अपने पत्ते खोले, विपक्ष के दिग्गज भी बगले झांकने लगे। वजह द्रौपदी मुर्मू के नाम का मास्टर स्ट्रोक था। सबसे पहला असर झारखंड और बंगाल में दिखा। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अलग राह पकड़नी पड़ी, तो बंगाल में ममता को राज्य में हर साल ट्राइबल दिवस मनाने जैसे ऐलान करने पड़े। दीदी ने बंगाल में यशवंत सिन्हा को प्रचार करने से रोक दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद, जो अब तक उद्धव के साथ दिख रहे थे, वो भी बगावत पर उतर आए। इसका नतीजा हुआ कि शिवसेना को मुर्मू के समर्थन के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का असर विपक्ष पर पड़ना तय है। भविष्य में इसके बड़े साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके संकेत मिलने भी शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव से अलग होने का ऐलान कर दिया है। विपक्ष में फूट का असर ये हुआ कि बीजेडी, बीएसपी, सुभाषपा, वाईएसआर कांग्रेस, शिवसेना, जेएमएम, जनता दल एस, अकाली दल और टीडीपी जैसे दल एनडीए के पक्ष में खड़े नजर आए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की बात हर कोई करता है, लेकिन मजबूत होने के बजाय कमजोरी होता चला जा रहा है। इतना ही नहीं,
असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के बाद विपक्ष की जो एकजुटता है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर ए.के. वर्मा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार वर्मा जी, स्वागत है आपका एडिटर जीके लाइव में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि ये जो राष्ट्रपति चुनाव का जो नतीजे आए हैं उस पर विपक्ष के लिए क्या सबसे बड़ा संदेश छुपा हुआ है, इसे आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए, ये तो बात कहना मुश्किल है कि राष्ट्रपति चुनाव से विपक्ष के लिए कोई एक संदेश है। विपक्ष तो डेमोक्रेसी में उसका काम ही है कि भाई वो एक वैकल्पिक राष्ट्रपति, वैकल्पिक सरकार, वैकल्पिक सत्ता के बारे में हमेशा एक लोगों के सामने एक नज़ीर पेश करे। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में पहले कुछ लोगों को अप्रोच किया गया, फिर उन्होंने रिफ्यूज़ किया, फिर तीसरे या चौथे नंबर पे जिसको अप्रोच किया गया उन्होंने स्वीकार किया, और उनके स्वीकार करने के बावजूद भी उनके नॉमिनेशन और उनके इलेक्शन के दौरान जिस प्रकार से विपक्ष में हम लोगों को बिखराव दिखाई दिया, तो ये एक प्रकार से अपने आप में ये शो करता है कि वो सारे लोग जो एक एनडीए या भाजपा के मुर्मू जी के विरुद्ध एक प्रत्याशी प्रस्तुत करना चाहते थे, वो बहुत मन से कहीं एकजुट नहीं थे। और जिस प्रत्याशी का चयन किया गया सिन्हा जी का, उन्होंने भी जो बातें जिस तरीके से कहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कोई एक भाजपा या एनडीए का जो कैंडिडेट है उसके विरुद्ध कोई सार्थक तर्क रख रहे हैं, सार्थक आर्गुमेंट रख रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जो मेजर आर्गुमेंट रखा वो यही रखा कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है और मेरे आने से डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन होगी। सर, मेरा बिल्कुल अगला सवाल यही है, आप क्रॉस वोटिंग की बात भी कर रहे थे, तो अगला सवाल यही है कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस के लिए जो क्रॉस वोटिंग है वो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखा गया है कि कांग्रेस के विधायकों ने सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग की। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रपति की लड़ाई कोई वैचारिकी की लड़ाई नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिया विपक्ष में कि साहब हम एक वैचारिकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, वो वैचारिकी लड़ाई में आता कहाँ है? राष्ट्रपति तो चाहे, जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रणब मुखर्जी साहब कांग्रेस के कैंडिडेट रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, और उसके बाद जो भाजपा सरकार जब आई तो भी उनके संबंध उससे भाजपा सरकार से भी उतने ही अच्छे रहे या शायद और बेहतर रहे हों। तो राष्ट्रपति कोई वैचारिकी लड़ाई में नहीं आता है। जैसे रामनाथ कोविंद साहब ने भी अपने रिटायरमेंट के कुछ समय ये पहले यहाँ पे जब कानपुर में वो आए और उन्होंने यहाँ पे अपने गांव में जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे तो सभी दलों से अच्छे संबंध है और विपक्ष के दलों से तो शायद और ज्यादा बेहतर, विपक्षी नेताओं से और बेहतर संबंध थे या और बेहतर वो हमारे नजदीक थे। तो राष्ट्रपति के लिए उसको किसी वैचारिक खेमे में रखना ये गलत बात है। ये जरूर है कि भाई राष्ट्रपति का प्रत्याशी, चूंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक कॉन्टेस्टेशन होता है तो कोई ना कोई उसका एक पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकता है, वो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति वैचारिकी लड़ाई में नहीं आता है। और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा गया है इधर कुछ समय से कि वो तीन जो आयाम होते हैं किसी भी राजनीति को करने के लिए, एक वैचारिकी का आयाम होता है, आइडियोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा संगठनात्मक आयाम होता है और तीसरा नेतृत्व का आयाम होता है। किसी भी राजनीति में ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फलक होते हैं और इन तीनों फलकों में कांग्रेस के खुद लोग जो है, जो आप देख रहे होंगे कि उससे बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से निकल रहे हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ नेता निकल रहे हैं, बड़े बड़े अनुभवी लोग निकल रहे हैं कांग्रेस से। तो सवाल यह है कि कांग्रेस के जब पुराने नेता, स्थापित नेता अपनी इतनी बड़ी पार्टी के एसोसिएशन के बावजूद उस पार्टी से जब बाहर चले जाएंगे तो पार्टी में बचे क्या है? सर, जैसे आप बता भी रहे हैं कि कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर एक खतरे की घंटी तो एक तरीके से दिखाई भी दे रही है। हालांकि लड़ाई इसमें देखा जाए, आप खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में एक अलग तरीके का माहौल होता है, बाकी के चुनाव में अलग माहौल होता है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हों, ऐसे जो विधायक हों, वो भी अगर इस तरीके से क्रॉस वोटिंग करेंगे तो गुजरात में विधानसभा चुनाव भी होने
आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को देखा जाए तो और ज्यादा स्थिति जो है वो खराब होती हुई दिखाई दे रही है ऐसे। देखिए, कांग्रेस की स्थिति खराब होने के लिए वैसे तो प्राय लोग इस पे कहते रहते हैं कि भाजपा ने या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस मुक्त मुक्त भारत का एक आह्वान किया हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत कोई चाहे ये कोई मतलब जाहिर है कि कोई बहुत अच्छी बात इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त स्वयं करना चाहती है पूरे लोकतंत्र से अपने को। कांग्रेस की विचारधारा की आप बात करेंगे, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी में कहीं ना कहीं वो लोगों को दिखाई नहीं देती। एक नाम और बड़ा था इस राष्ट्रपति चुनाव में, वो था ममता बनर्जी का। लेकिन एक सवाल मेरा और है इस बीच कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू का पहले समर्थन किया राष्ट्रपति चुनाव में और उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव से खुद को अलग कर लिया, इसके आप क्या मायने निकालते हैं? अब देखिए, ये तो अंदर की बातें हैं, ये अंदर वाले ही जाने। क्या खिचड़ी पकी ममता बनर्जी में और राज्यपाल में और आसाम के मुख्यमंत्री में, ये तो वही लोग जाने कि क्या मीटिंग हुआ और 2 घंटे तक कौन सी चर्चा हुई, वो बाहर तो आई नहीं। लेकिन सवाल ये कि जब 3 बड़े इस प्रकार के नेता जो एक प्रकार से धुर विरोधी आपस में रहे हों, लेकिन सर बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि ये जो तमाम दल है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, कहीं ना कहीं सबको अपने वोट बैंक का पूरा ख्याल है, उसी के हिसाब से समर्थन भी कर रहे हैं प्रत्याशियों। वो तो देखिए, उसको मैं लोकतंत्र में बुरा नहीं मानता। जब हमने लोकतंत्र में ये स्वीकार किया है कि तमाम कॉन्टेस्टेंट्स हो सकते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज को, लीडरान को अपने वोट बैंक को, अपने जिसको हम लोग जनाधार कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसको आप लोग वोट बैंक कहते हैं, तो अपने जनाधार को विस्तृत करने का, विस्तार करने का, उसको इंटैक्ट रखने का सारे पॉलिटिकल पार्टी को हक है। और उसको मैं बुरा नहीं मानता कि भाई और फिर आप क्या राजनीति करेंगे। राजनीति में, डेमोक्रेसी में तो आप मेजॉरिटी आना चाहते हैं, मेजॉरिटी के लिए आपको एक बड़ा जनाधार चाहिए। बीजेपी ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में 12 से 15% वोट पाने वाली पार्टी आज 41 से 42% और 50%, लोकसभा के चुनाव में 50% और विधानसभा के चुनाव में 41-42% वोट पा रही है। वो कहां से पा रही है? जब तक उसने अपना जनाधार बढ़ाया नहीं है। तो केवल विपक्ष अगर ये आरोप लगा रहा है कि मोदी ने क्या किया है और फलाना पार्टी ने क्या किया है, इससे काम नहीं चलेगा। आलोचना से केवल काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो पार्टी रचनात्मक, संगठनात्मक स्तर पे, विचारधारा के स्तर पे अपने को लोगों से जोड़ रही है, लोग उससे जुड़ रहे हैं।